Hello everyone, this is Meenakshi Rana and in this video I am going to teach you civics class 7th chapter 2 the state government from Evergreen book. So let's start with first para. Democracy is not just about people electing their rulers. It is about decision making. In this chapter we are going to study how decisions are taken at state level, who takes them, who implements them and if there is any dispute, who solve them. डेमोक्रेसी केवल लोगों द्वारा अपने रूलर्स को इलेक्ट करने के बारे में नहीं है, बट यह डिसीजन मेकिंग होती है, मीन्स कोई भी डिसीजन लेना। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि स्टेट लेवल पर कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन उन्हें लेता है, कौन लागू करता है और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कौन उसे सोल्व करता है। इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट. There are two sets of governments, union government and the state government. The Constitution of India has specified the working of both sets of governments. As we know, India is a union of states. Each state has its own system of governance on the lines of the union parliament. इंडिया एक फेडरल मीन्स संघीय गवर्नमेंट है। इसके टू सेट्स होते हैं जैसे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारत के संविधान ने इन दोनों को ही वर्किंग करने के लिए स्पेसिफाइड किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। एज वी नो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. प्रत्येक स्टेट की अपनी शासन प्रणाली होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर. Like the Lok Sabha at the center, the states have their own legislative assemblies, which are the lower houses. Again, like the Rajya Sabha, some states have their own legislative councils, which are the upper house of state legislature. जैसे सेंटर मीन्स केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे ही स्टेट्स की अपनी विधानसभा होती है जिसे लोअर हाउस कहते हैं। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, कुछ स्टेट्स में उनकी अपनी विधान परिषद होती है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस है। इट मे बी नोटेड दैट ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव देयर अपर हाउसेज लेजिस्लेचर असेंबली काउंसिल्स. ओनली 6 स्टेट्स नेमली बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज. All other states have legislative assemblies which are also called Vidhan Sabhas. It may be noted that all the states do not have their upper houses means सभी states में upper houses नहीं होते जो कि विधानसभा परिषद हैं. Only 6 states जिनके नेम हैं बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन सभी स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं और बाकी सारी स्टेट्स में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जिसे विधानसभा कहते हैं. नाउ वी विल सी लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपल्स हाउस और द लोअर हाउस. इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. The strength of the members of the Legislative Assembly is based on the population of the state. The number of members differ from state to state. अब हम विधानसभा के बारे में जानेंगे कि क्या होती है विधानसभा. विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर का पॉपुलर हाउस है. इसको पीपल्स हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं. इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं. कितने मेंबर होने चाहिए ये डिपेंड करता है स्टेट की पॉपुलेशन पर. The number of members differ from state to state. Next point is method of election. The members of the Legislative Assembly are chosen by direct election from single member constituencies on the basis of universal adult franchise. विधानसभा के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग वोट देते हैं. प्रत्येक स्टेट को डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरियाज में या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मीन्स चुनाव क्षेत्र. जैसा कि हम यूपी में रहते हैं, यूपी में देखें तो यूपी में 403 चुनाव क्षेत्र हैं. प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव क्षेत्र जिसे कहते हैं, लोग एक प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं और वो ही बाद में विधानसभा का मेंबर बन जाता है, मीन्स एमएलए बन जाता है. इलेक्शन में अलग अलग पार्टीज के लोग खड़े होते हैं. कैंडिडेट्स अलग अलग होते हैं जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, इसलिए ये एमएलएज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज से संबंधित होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर.
अब हम बात करेंगे कि जो एमएलए होते हैं वो किस तरह से मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सपोज दैट अगर 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगा वो ही पार्टी मेजोरिटी में होगी, मीन्स उनके ज़्यादा एमएलए होंगे, फिर उनकी ही सरकार बनेगी। जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं वो ही रूलिंग पार्टी में आती हैं, वो ही सरकार बनती है, और अदर पार्टी जितनी भी होती हैं वो सारी अपोजिशन पार्टी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, बीएसपी एंड सपा, दीज आर द अपोजिशन पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। The Constitution provides for reservation of seats in the legislative assemblies for the scheduled caste and scheduled tribes. हमारे संविधान में एससी और एसटी के लिए विधानसभा में रिजर्व सीट्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एंग्लो इंडियंस। संविधान के अनुच्छेद 366 के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जो इंडिया में रहता है और जिसके फादर यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द स्पेशली ब्रिटिशर्स के लिए यूज होता है जो कि इंडिया में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। बिटवीन 1952 एंड 2020 2 seats were reserved in the Lok Sabha, the lower house of the Parliament of India, for members of the Anglo-Indian community. Now come to the point. गवर्नर विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। We will see qualifications for the legislative assembly candidates. अब हम देखेंगे कि विधानसभा के कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वह इंडिया का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 25 से अबव होनी चाहिए, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टेन्योर। द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years, but the governor can dissolve it at any time. Its tenure can be extended by 1 year during the imposition of national emergency. टेन्योर जिसे कार्यकाल कहा जाता है, प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 year का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होते हैं, बट गवर्नमेंट इसे किसी समय भी भंग कर सकती है और इसका टाइम 1 year तक एक्सटेंड भी हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन यह एक समय में केवल 6 months के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेशन। द गवर्नर कैन कन्वे द सेशन एट एनी टाइम बट अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months मस्ट नॉट लैप्स बिटवीन द 2 सेशन। गवर्नर किसी भी समय सेशन के लिए बुला सकता है बट 2 सेशन के बीच में 6 months से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल सी ऑफिशियल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। विधानसभा के अधिकारी। विधानसभा के मेंबर्स अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, वो ही इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं और जब कोई मीटिंग होती है तब स्पीकर ही डिसिप्लिन मेंटेन रखता है उस मीटिंग का। वह मेंबर्स को पहचानता है और उन्हें बोलने की अनुमति भी देता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ग्रुप्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, बट इफ द लॉज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट रिलेटेड टू अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, द यूनियन लॉ विल प्रीवेल। विधानसभा स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में समूह के विषयों पर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट होते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर लॉज बनाए जा सकते हैं। इस कानून को पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, तभी ये कानून कायम रहते हैं। इन द स्टेट्स हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले अ बिल फॉर 4 months बट कैन नॉट वीटो इट। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में विधान परिषद 4 months के लिए डिले हो सकती है बट कैन नॉट वीटो इट, मीन्स इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल पावर्स। The Legislative Assembly controls the finances of the state. It approves the annual financial statements, the budget by means of which it authorizes the government to impose, reduce or abolish taxes. The state government can spend no money without its approval. लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है। यह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मंजूरी देता है, जैसे बजट पास करना, रिड्यूस द
टैक्सेज एक्सेट्रा। स्टेट गवर्नमेंट्स इसकी परमिशन के बिना कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। मनी बिल को केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। विधानसभा में पास होने के बाद इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद मनी बिल को डिले कर सकती है, बट कुछ दिनों के लिए, मीन्स 14 डेज से ज़्यादा नहीं डिले कर सकती, अर्थात 14 डेज के लिए रखा जा सकता है मनी बिल। थर्ड पॉइंट इज Executive powers. The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly. The members of the Legislative Assembly make the Council of Ministers responsible to it. मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। विधानसभा के मेंबर्स मंत्रिमंडल को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं by asking them question, by moving call attention and adjournment motion etc. विधानसभा मंत्रिमंडल को इसके खिलाफ में अविश्वास मत करके उसके ऑफिस से या पद से हटा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। फॉर अमेंडिंग सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल ऑफ एट लीस्ट 1/2 स्टेट्स इज नेसेसरी। दस द लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल टेक्स पार्ट इन द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए 1/2 मीन्स हाफ स्टेट्स का सहमति जरूरी होती है। एज यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। इस प्रकार विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही संविधान के संशोधन में भाग लेते हैं। लास्ट पॉइंट इज इलेक्टोरल पावर्स। फर्स्ट इज जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तब विधानसभा के मेंबर्स पार्ट लेते हैं। देन सेकेंड, यह विधान परिषद के 1/3 मेंबर्स का चुनाव करते हैं। थर्ड वन, यह राज्यसभा के मेंबर्स का भी चुनाव करते हैं। लास्ट वन इज विधानसभा के मेंबर्स स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको बताया विधानसभा के बारे में और अब हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। The state legislative council's members are not elected directly by the people, but they are elected indirectly by the MLAs, local bodies, teachers, graduates. विधान परिषद के मेंबर्स लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बट दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय MLAs, लोकल बॉडीज, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ मेंबर्स गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। इंडिया के ओनली 6 स्टेट में विधान परिषद है, जैसे बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। The state executive in India, like the union executive, consists of 2 parts, nominal executive and real executive. The governor is the nominal executive head, whereas the council of ministers headed by the chief minister is the real executive. इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वह नाम मात्र का हेड होता है। वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर चलाता है। चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है जो मिनिस्टर्स द्वारा चुना जाता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट गवर्नर। डू यू नो स्टूडेंट्स हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहा जाता है। गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ये देखता है कि स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना वर्क ठीक से कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब हम देखेंगे कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होता है और ये नियुक्ति 5 ईयर्स के लिए होती है, लेकिन वो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक काम कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले भी उसको हटा सकता है, बट इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी सहमति होनी चाहिए। नाउ सी क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर। क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए गवर्नर की? वो ये है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, वह राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी विधायिका का मेंबर है तो उसे उस सीट से रिजाइन देना होगा। उसका किसी भी ऐसे ऑफिस पर होल्ड नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट का हो। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस। गवर्नर का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, बट ये डिपेंड होता है प्रेसिडेंट पर जो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट इनको 5 ईयर्स से पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, बट ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से होगा। वी विल डिस्कस अबाउट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर।
The governor's position in relation to the State Council of Ministers is technically the same as that of the President at the center in relation to the Council of Ministers there. गवर्नर की पोजीशन ऐसी होती है जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट हेड होता है, राज्यपाल स्टेट में हेड होता है। वह चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर कार्य करता है, बट गवर्नर के पास सेंटर के एक एजेंट की तरह कुछ पावर्स होती हैं जिसमें वो व्यक्तिगत रूप में जजमेंट कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गवर्नर के कार्य की 2 कैपेसिटीज होती हैं। पहली यह है कि यह स्टेट के संवैधानिक हेड होता है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है। See here executive powers and functions. The governor has the following executive powers. First one is to appoint the chief minister. The first act in the formation of the government in the state is appointment of the chief minister. This power is exercised by the governor. सबसे पहला कार्य ये है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जब स्टेट में गवर्नमेंट बनती है। विधानसभा के इलेक्शन के बाद अगर कोई राजनीतिक पार्टी मेजोरिटी में होती है तब राज्यपाल उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बुलाते हैं। इस कंडीशन में गवर्नर की कोई चॉइस नहीं होती। अगर किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है या कई पार्टी एक साथ हैं तब गवर्नर उस सिचुएशन को देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। गवर्नर केयरफुली चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और पॉलिटिकल पार्टी से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है विद इन अ वीक और 10 days। सेकेंड पॉइंट इज टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट अ टीम ऑफ हिज मिनिस्टर्स। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स टू द मिनिस्टर्स द oath of office and secrecy which is an important ceremony। चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स की टीम को सिलेक्ट करता है, गवर्नर मंत्रियों को शपथ दिलाता है। यह ओथ ऑफिस में गोपनीयता से दिलाई जाती है और यह एक महत्वपूर्ण समारोह होता है। चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट इज टू अपॉइंट द हाई ऑफिशियल्स। The governor is the executive head of the state. All decisions of the government are taken in his name. In fact, all administrative appointments are made by him or are made in his name. गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। गवर्नमेंट के सारे डिसीजन उसी के नेम से लिए जाते हैं। सारी प्रशासनिक नियुक्तियां गवर्नर द्वारा होती हैं। वह स्टेट के एडवोकेट जनरल और लोक सेवा आयोग के मेंबर्स और चेयरमैन को भी अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट गवर्नर से सलाह लेते हैं जब स्टेट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। नाउ वी विल सी लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। विधानसभा की शक्तियां और कार्य। द गवर्नर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही एक्सरसाइजेज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स। फर्स्ट वन इज सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है और उसे स्थगित करता है। संविधान की रिक्वायर है कि विधानसभा के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू नॉमिनेट MLA एंड MLC। द गवर्नर मे नॉमिनेट 1 member फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से 1 member को MLA या MLC बना सकता है यदि इस समुदाय का स्टेट असेंबली में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मीन्स कोई भी MLA या MLC इस समुदाय में नहीं है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, मान लीजिए अगर उसमें 60 लोग हैं तो 1/6 मीन्स 10 लोगों को गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। ये वो सदस्य होते हैं जिनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में। थर्ड पॉइंट इज टू एड्रेस द लेजिस्लेचर। The governor addresses the state legislature in the very first session. The governor's address actually is a policy statement of the government. गवर्नर स्टेट के MLAs को संबोधित करते हैं और फर्स्ट सेशन में गवर्नर का जो स्टेटमेंट होता है वो गवर्नमेंट की एक्चुअल पॉलिसी को लेकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू गिव असेंट टू द बिल्स। After the bill is passed by the state legislature, it is presented to the governor. The governor may take one of the following actions on it. State legislature means राज्य विधायिका में बिल पास होने के बाद सबसे पहले गवर्नर के पास जाता है। फिर राज्यपाल इनमें से कोई भी एक्शन ले सकता है, जैसे may withhold his assent, give his assent to the bill and it becomes an act.
इस बिल को अपनी सहमति दे देता है और फिर ये एक कानून बन जाता है। दूसरा ये है कि गवर्नर इसको अपनी सहमति से रोक भी सकता है, फिर क्या होगा, वो कानून नहीं बनेगा। थर्ड वन इज, इस बिल को आरक्षित रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट इज, रिकंसिडरेशन के लिए बिल को लेजिस्लेचर में वापस भी बुला सकता है। यदि यह बिल दूसरी बार राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के पास हो गया, तब गवर्नर अपने पास नहीं रोक सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्रोमगेट ऑर्डिनेंसेस। The governor may issue an ordinance when the state legislature is not in session. The ordinance is as good as a law and it comes into effect immediately on its issuance. Every ordinance must be laid before the state legislature. जो गवर्नर होता है उनके पास यह पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जब राज्य विधायिका सेशन में नहीं होती तब वह रूल या ऑर्डर उतना ही अच्छा होता है जितना कि कानून, और वह तुरंत लागू होता है। एवरी ऑर्डिनेंस विधानसभा में रखा जाता है जब वह रिसेंबल होता है। अगर विधानसभा के द्वारा यह अप्रूव्ड हो जाता है तब वह एक परमानेंट लॉ बन जाता है। लास्ट पॉइंट इज टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। द गवर्नर मे डिसॉल्व द स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स provided it commands a clear majority in the house if there is a coalition ministry. गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर राज्यसभा को भंग कर सकता है, बशर्ते यह आदेश सदन में स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। यदि कोई गठबंधन मंत्रालय है और इसके पार्टनर्स जो होते हैं वो ब्रेकअप कर देते हैं, मीन्स टूट जाते हैं, और गवर्नमेंट सदन में कॉन्फिडेंस वोट खो देती है, तब गवर्नर अपना जजमेंट यूज करता है। चाहे तो वह सदन को भंग कर सकता है डिवाइडेड मिनिस्ट्री की एडवाइस पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल पावर्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको बताया लेजिस्लेचर पावर्स के बारे में, और अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर मीन्स वित्त संबंधी शक्तियाँ या धन संबंधी शक्तियाँ। फर्स्ट इज, नो मनी बिल कैन be introduced in the state assembly without the governor's recommendation or prior approval. जब तक आपको राज्यपाल से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक आप राज्य विधानसभा में कोई भी मनी बिल नहीं ला सकते। Then second is, he causes the annual budget of the state to be laid before the house before the beginning of a financial year. दूसरा ये है कि एनुअल बजट सदन में पास होने से पहले गवर्नर के सामने रखा जाता है। और तीसरी पावर ये होती है कि गवर्नर के पास स्टेट कंटिजेंसी फंड होता है जो राज्य के किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय खर्च की जा सकती है, जैसे बाढ़ आना या कहीं पर भूकंप आ गया हो तो उन लोगों को पैसे की नीड होती है, तब ये फंड यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल पावर्स मीन्स न्यायिक शक्तियाँ। द गवर्नर possesses the following judicial powers. First is to grant pardons, remission of punishment under state laws except death sentence. गवर्नर राज्यपाल के पास ये पावर होती है, अगर किसी को दंड दिया गया है तो वो उसे कम कर सकता है, माफ कर सकता है, मृत्युदंड को छोड़कर। मीन्स यदि किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो वह उसे माफ नहीं कर सकता। टू अपॉइंट, प्रमोट एंड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर सकता है और प्रमोशन एंड पोस्ट कर सकता है हाई कोर्ट की सहमति के साथ। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट। राष्ट्रपति की सलाह के बाद गवर्नर हाई कोर्ट के जजों को भी अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिशनरी पावर्स मीन्स राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ या विवेकाधिकार। Under the discretionary powers, the government exercises his own individual judgment in certain situations. He must distinguish between right and wrong in the advice given by the Council of Ministers in the following matters. विवेकाधीन पावर्स के अंतर्गत किसी निश्चित स्थिति में गवर्नर अपने व्यक्तिगत डिसीजन को लेता है और देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मीन्स वह सोचता है कि उसे सही और गलत में फर्क करना चाहिए। Now we will discuss about matters. First matter is, when no party commands an absolute majority in the state assembly, he may use his discretion in selecting the chief minister. Before doing so, he has to ensure a stable government in the state. जब कोई राजनीतिक पार्टी विधानसभा में मेजोरिटी में नहीं होती तब राज्यपाल अपने विवेक से चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकता है। ऐसा करने से पहले उसे इंश्योर करना होगा कि स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट बने।
Next matter is to dismiss a council of ministers which has lost the confidence of the state assembly, but if the chief minister insists upon remaining in office and ask for the dissolution of the assembly. दूसरा मैटर ये है कि मंत्रिमंडल को डिसमिस करना जो स्टेट सभा का विश्वास खो चुके हैं, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर इंसिस्ट करते हैं ऑफिस में रहने के लिए और पूछते हैं सभा को भंग करने के लिए, तब गवर्नर अपने विवेक का यूज कर सकते हैं मंत्रिमंडल को डिसमिस करने के लिए या फिर सभा को भंग करने के लिए। फिर गवर्नर स्टेट में नए इलेक्शन की सिफारिश कर सकते हैं। थर्ड मैटर इज टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स द इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। थर्ड पॉइंट यह है कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना। स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, ये सब बताना। दिस मीन्स संवैधानिक आपातकाल लागू करना और स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करना। लास्ट मैटर इज द गवर्नर मे रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू अ बिल, ही मे सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, ही मे इवन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट। मीन्स गवर्नर बिल को अपनी सहमति देने से मना कर सकता है, वह इसे राज्य के विधायक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।